नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। दादर शिवाजी पार्क स्थित महापौर निवास अर्थात शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण कार्य जारी है। स्मारक का पहले चरण का काम पूरा हो गया है और जनवरी में लोकार्पण किया जाएगा। उद्धव ठाकरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। संग्रहालय डिजिटल दीवारों, लेजर शो, वीडियो, विजुअल मीडिया, वर्चुअल जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके बनाया जा रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के जीवनी पर आधारित बनने जा रहा मुंबई के दादर स्थित महापौर बंगले में एक विशेष संग्रहालय बनने जा रहा है, जिसका पहले फेज का कामकाज जो है वो पूरा हो चुका है। इस वक्त हम उसी दादर इलाके में जो महापौर बंगला है, जो आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि ये महापौर बंगला जो है मुंबई मेयर का बंगला माना जाता है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी है। और इसी वर्ल्ड हेरिटेज की ये प्रॉपर्टी के इस पूरे परिसर में जो है वो बाला साहब ठाकरे का एक बहुत ही भव्य ऐसा एक स्मारक और खास एक म्यूज़ियम बनने जा रहा है, जिसके पहले फेज़ का आज जो है वो पूरा हो चुका है। और ये जो खबर है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी, ये MMRDA की तरफ से दी गई है। ख़ास बात ये है कि MMRDA जो मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण जो है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उनकी तरफ से MMRDA जो है उनकी तरफ से ये कामकाज किया जा रहा था, जहाँ पर बाला साहब ठाकरे का ये महापौर बंगले के जो परिसर में म्यूज़ियम बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि म्यूज़ियम का काम जो है वो पहले फ़ेज़ में पूरा हो चुका है। तो पहले फ़ेज़ में कुल मिला के 180 करोड़ का काम जो है वो पूरा किया गया है। 180 करोड़ में कामकाज अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही आप देख सकते हैं ग्रीनरी यानी कि हरा भरा और पेड़ पौधे वाला ये पूरा बगीचा है। और यहाँ पर एक जहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज का एक बंगला हो, वहाँ पर इस तरह का स्मारक बनना एक अपने आप में चैलेंज था, लेकिन वो चैलेंज जो है वो MMRDA ने स्वीकारते हुए यहाँ पर 180 करोड़ का जो म्यूज़ियम बनाया गया है, उसमें बाला साहब ठाकरे के जीवनी से जुड़े अलग अलग चीज़ें, जैसे बाला साहब ठाकरे अपने व्यंग्य चित्रों के लिए बहुत जाने जाते थे। उनका एक मैगज़ीन भी आता था, मारवी था। फिर उसके बाद जो है शिवसेना की स्थापना की गई। साथ ही साथ जो है शिवसेना से जुड़ी अन्य चीज़ें, यानी कि शिवसेना कैसे महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक और पूरे देश भर में कैसे लोकप्रिय होती गई। बाला साहब ठाकरे खुद लिखते भी थे, वो खुद व्यंग्य चित्र भी बनाते थे। कई सारे उनके भाषण जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे, पूरा तख्ता पलट देते थे महाराष्ट्र के राजनीति का। और ऐसे भाषण उनके वो भी आप पाए जाएंगे। साथ ही साथ सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है वो भी यहाँ पर रखा जाएगा, जो सामना की शुरुआत कैसे हुई, इन सब का जायज़ा आप यहाँ आकर ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि पहले फेज़ का कामकाज हो चुका है, यानी कि जो ढांचा है म्यूज़ियम का, जो ढांचा है वो ढांचा जो है वो बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना भव्य दिखाई दे रहा है। सामने जो कांच की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये कांच की बिल्डिंग जैसे ही महापौर बंगले में आप एंट्री करते हो वैसे ही आपको सीधे दाहिनी तरफ जो है वो म्यूज़ियम बनाया गया है। और वहाँ पर बाला साहब ठाकरे के जीवनी से जुड़ी सभी चीज़ें जो उन्होंने इस्तेमाल की है, जिनकी शुरुआत उन्होंने की है, उनकी मैगज़ीन हो, शिवसेना का सामना मुखपत्र हो, उनके अलग अलग व्यंग्य चित्र, जो उन्होंने जो इतिहास, वो हम कहते हैं ना कि जो काम भाषा नहीं कर सकता, वो एक चित्र, एक फोटोग्राफी कर सकता है, एक फ़ोटो कर सकता है। उस वैसे अनेक उनके जो चित्र रहेंगे वो यहाँ पर म्यूज़ियम में रखे जाएंगे। ख़ास बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार यहाँ पर ये म्यूज़ियम बनाते हुए एक भी पेड़ या एक भी पौधा जो है वो काटा नहीं गया। और साथ ही साथ जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पर बंगला है और इसीलिए उसके कुछ नियम होते हैं, यानी कि अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज के आसपास अगर कुछ बना रहे हो तो उस इमारत को कोई धक्का तो नहीं लगना चाहिए, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ जैसे ही जो पर्यटक आते हैं, जो यात्री आते हैं ये सब देखने के लिए, वो सीधे तौर से ये बंगला देख सकते हैं। और साथ ही साथ शिवसेना की शुरुआत जिन्होंने की, शिवसेना की हो या महाराष्ट्र के राजनीति की सबसे बड़ी अहमियत अगर हम मानते हैं तो उसमें बाला साहब ठाकरे का नाम हमेशा लिया जाएगा। और आज इसी म्यूज़ियम के देखने के लिए, म्यूज़ियम का काम कितना चला है ये देखने के लिए खुद बाला साहब ठाकरे के जो सुपुत्र है उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो पूरा जायज़ा लेने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे है, उनके साथ संजय राउत है, सुभाष देसाई जो राज्यसभा के जो MP है, सांसद है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उद्धव ठाकरे अपनी पूरी पलटन को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से काम जो है वो बाला साहब ठाकरे के स्मारक का चल रहा है, वो देखने के लिए पहुँचे। MMRDA के कुछ अधिकारी भी उनके साथ हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद एक आर्टिस्ट रह चुके हैं, फोटोग्राफी का उनको बहुत ही शौक रहा है, तो कुछ उनके फोटोग्राफ जो उन्होंने बाला साहब ठाकरे के फ़ोटोज़ जो खींचे थे वो भी यहाँ पर रखे जाएंगे। आदित्य ठाकरे भी उनके साथ जो है
वो यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए आए हैं। पहले का फेज़ का कामकाज जो है वो 180 करोड़ का पूरा हो चुका है, लेकिन जो दूसरा फेज़ का काम है वो जल्द पूरा होगा। और ख़ास बात ये है कि दूसरे फेज़ का काम जो है, यानी कि पूरे स्मारक का काम जो है वो 2026 तक, जनवरी की शुरुआत में 2026 तक ये कामकाज पूरा होगा। ये बात भी उद्धव ठाकरे ने आज मीडिया प्रेस में कही है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई। शिवसेना उद्धव ठाकरे मुंबई के महापौर बंगले में बन रहे शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के स्मारक के पहले चरण का काम पूरा होने के चलते अपने दल बल के साथ ये दौरा किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे अपने पिता और सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक के पहले चरण के काम पूरा होने पर। की त्याचं पूर्ण आरेखन तयार झालेलं आहे, पण ते जर का मी आता तुमच्या समोर सादर केलं तर त्यातली उत्सुकता जाईल. त्याच्यामुळे काही काळ आपल्याला थांबावं लागेल. टप्पा 2 त्याचं डिझायनिंग पूर्ण झालेलं आहे. आता त्यातले काही बारकावे हे आम्ही आणखी निश्चित करतो आहोत. साहित्यमय त्यांच्याबद्दलचं बाळासाहेबांचं कार्य, फोटो, भाषणं, खूप काही काय आमच्याकडे आहे. त्यांच्या काही वस्तू सुद्धा आहेत. त्या कशा मांडायच्या, कशा पद्धतीने मांडायच्या, लाइटिंग कसं असेल, या सगळ्या गोष्टी आता त्याच्यावरती काम सुरू आहे. आणि याच दरम्यान मी परत एकदा आपल्याकडे किंवा आपल्या माध्यमातून जनतेकडे काही त्यांच्याबद्दलच्या आठवणी असतील किंवा भाषणं असतील, लेख असतील तर ते आणून दिले तर आपण त्याचाही याच्यामध्ये जनतेसाठी उपयोग करू. मला असं वाटतं पुतळा असेल किंवा नसेल, केवळ पुतळा उभारणं म्हणजे स्मारक नाही. तसा पुतळा तर आपण रिगलच्या इकडे उभारलेला आहेच, पण परत एकदा सांगतो, बाळासाहेबांनी त्यांनी आपल्याला काय दिलं तेच हे स्मारक देऊ शकेल अशा पद्धतीने आम्ही ते करण्याचा प्रयत्न करतो. श्रेय का वाद जो है, इसमें श्रेय की लड़ाई होनी नहीं चाहिए. मेरा कहने का मतलब यही था, अर्थ यही है कि श्रेय की लड़ाई किसी की नहीं होनी चाहिए. और खासकर कर जिन्होंने बाला साहब के विचार छोड़े हैं वो तो इसका श्रेय नहीं ले सकते. और सरकार होती है. आज भी ये स्मारक का काम सरकार ही कर रहे हैं. हम स्मारक कैसे होना चाहिए, उसमें क्या बात होनी चाहिए, यही सब काम हम देख रहे हैं. राष्ट्रीय स्मारक में बाला साहब ठाकरे की विरासत को संरक्षित और संवर्धित किया गया है. इसमें भवन निर्माण, वास्तुकला, बिजली, एयर कंडीशनिंग सिस्टम निर्माण, बाहरी साज सज्जा, पार्किंग स्थल समेत अन्य कार्य शामिल हैं. पहले चरण का काम 250 करोड़ रुपए की लागत से 2021 में शुरू किया गया था. इस भवन में इमर्सिव म्यूजियम एक्सपीरियंस संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है. शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत इस वक्त हमारे साथ है। सर, आज आपने जायजा लिया, पहले फेज़ का कामकाज पूरा हो चुका है, कितना कामकाज अभी बाकी है और कितना कामकाज अभी हो चुका है, संतुष्ट है आप? संतुष्ट हो, क्यों नहीं? जितना ये इतना ये छोटी बात नहीं है. पहली बात, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की ऊंचाई समझ लो. ये जिनको समझ में आएगी वो समझ पाएंगे इस तरह का स्मारक बनाना क्या होता है. तो उस स्मारक बनाने में कितनी दिक्कतें थी, क्या क्या थी, कठिनाइयाँ आई थी. एक पेड़ के पौधे को किसी हाथ नहीं लगाया. तो ये सोच लो कि बिना हाथ लगाए भूमिगत स्मारक बनाना, यही एक अलग कल्पना है. उस कल्पना को समुद्र के तट पे बनाना है. पानी की प्रेशर, उस दबाव को भी सोचो. तो ये सब सोच के बनाना है तो समय तो लगेगा ही. अब तो पहला फेज पूरा हुआ है. अब रही बात मार्ग की असली जो प्रकटीकरण होगा वो देख लेना आप कैसे होगा. एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ राजनीति नहीं, वंदनीय शिवसेना प्रमुख उनके सुपुत्र आदरणीय उद्धव जी, ये कलाकारों की परिवार है. इस परिवार में कला जतन होती है, प्रकृति पर प्रेम करने वाले लोग हैं, तो उसका आविष्कार भी उसी तरह से होता है. इतना आसान नहीं है वो. सर, महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि देश का तख्ता पलटने वाले बाला साहब ठाकरे रह चुके हैं, तो क्या खास बात यहाँ पर दिखाई देगी उनकी? मतलब मार्मिक हो, आपका मैगजीन हो, सामना मुखपत्र हो, उनके भाषण हो, क्या क्या खासियत रहेगी इस स्मारक की? खासियत बड़ी थी हिम्मत थी, ताकत थी किसी को भी ललकारने की. जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ ललकारने की ताकत रखने वाले अगर कोई नेता उस थे तो वंदनीय शिवसेना प्रमुख थे. कॉम्प्रोमाइज नहीं कभी किया, हिम्मत थी. वो जो जिद और हिम्मत, जिद भी थी कि मुझे करना है मतलब करेंगे. तो उनके
डर नाम का शब्द उनके आसपास भी दौड़ के नहीं कभी आता था। तो सर शिवसैनिकों के लिए ये स्मारक और पूरे महाराष्ट्र के लिए ये स्मारक कितना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण आदर्शवादी होगा? महाराष्ट्र नहीं, कल को ये देश के लिए भी आदर्श होगा। देश के लोग भी यहाँ आएंगे तो देख लेंगे तो पता चलेगा, तब पता चलेगा। क्योंकि दिल्ली में बैठ के अखबार पढ़ के, अभी तो चैनल आ गया, उसको देखकर शिवसेना की प्रतिमा बनाना वो एकदम आसान काम है। अनुभूति लेकर प्रतिभा बनाना फिर समझ में आएगा। जब अनुभूति लेंगे तो पता चलेगा शिवसेना कितनी बड़ी है। क्रेडिट वॉर शुरू हो जाता है कि स्मारक किसने बनाया, भूमि पूजन किस सरकार में हुआ था और उद्घाटन कौन सरकार कर रही है, तो क्रेडिट वॉर शुरू हो जाता है जब भी ऐसे स्मारक बनते हैं। कि ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ये आदरणीय वंदनीय शिवसेना प्रमुख राष्ट्र पुरुष के नाम पे आपने ही तो घोषित किया है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि क्रेडिट बनता है? कर्तव्य निभाने पे क्रेडिट नहीं मनाते कोई। उसका भूमि पूजन जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे तभी किया है। उस वक्त उसकी लिए जो राशि थी वो भी उन्होंने उस वक्त की थी। अब समय के आप आगे लेके जा रहे हो, अच्छी बात है। सरकार ये कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं ना, तो कौन सी बड़ी बात है? उपकार कर रहे हो क्या? राष्ट्र पुरुष का अगर स्मारक बनाते हो तो उसके ऊपर उपकार के ढोल बजाते हो। उपकार के ढोल नहीं बजाना, करता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का इंटरनेशनल स्मारक मुंबई के दादर स्थित महापौर बंगले में बनने जा रहा है, जिसके पहले फेज़ का कामकाज पूरा हो चुका है। और ये पूरा काम जिन्होंने किया है वो आर्किटेक्ट आभा लांबा इस वक्त हमारे साथ है। हम अधिक जानकारी उनसे लेंगे। आभा जी, आवाज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से स्मारक आपने बनाया, पहले आपके दिमाग में क्या संकल्पना थी, कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग के सामने, एक हेरिटेज बिल्डिंग के सामने आपको एक आर्किटेक्ट करना था, तो क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? जब ये एक डिज़ाइन कंपटीशन लॉन्च हुआ तो हमारे सामने बहुत सारे और डिज़ाइंस थे और एक भारत में एक ऑलमोस्ट एक रैट रेस लगी रही है कि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। तो हमने बिल्कुल उल्टा किया। हमने कहा कि हम नहीं इस दौड़ में घुसना चाहते कि सबसे बड़ा स्टैचू या सबसे ऊंची इमारत खड़ी करें। हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेरिटेज बिल्डिंग है और उसके सामने जो नई बिल्डिंग बनाए वो उसके साथ झगड़ा नहीं करे, उसके साथ मिलके रहे। इसीलिए जो हमारी बिल्डिंग है वो इस बिल्डिंग के सामने केवल 4.5 फुट 5 फुट नीचे रहती है। पर बाला साहब की जैसी पर्सनालिटी थी, उसको देखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया कि वो भूमिपुत्र थे। उन्होंने अपना सारा जीवन मराठी मानुस और भूमिपुत्रों के लिए अर्पण किया। इसलिए जो हमने बिल्डिंग बनाई वो हमने ज़मीन से जुड़ी हुई, भूमि के अंदर एक संकन कोट में एक कुंड की तरह बनाई, ताकि जो लोग उनके स्मरण में यहाँ आए उन्हें ऑलमोस्ट एक स्पिरिचुअल फीलिंग हो कि वो एक कुंड में आए हैं। और जैसे एक मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं, वो उस तरह से अंदर ज़मीन की भूमि के अंदर ये जाती है। बिल्डिंग 6 मीटर नीचे और बाकी की बिल्डिंग 11 मीटर नीचे जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज था जो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने, एक टीम ने मिलके जिसको फेस किया। क्योंकि हम बिल्कुल समुद्र के तट पे हैं और बहुत पानी का प्रेशर है, और ये सब सोचते हुए हमारी बिल्डिंग जो है और अधिकतर वो ज़मीन के नीचे है, उसके डिज़ाइन में बहुत चुनौतियाँ आईं। पर हमने ये सोच के कि बाला साहब की पर्सनालिटी एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही दमदार पर्सनालिटी है जिसमें कोई कुछ ऊपर से चिपकाया नहीं था। ही वॉज अ वेरी रॉ पर्सनालिटी और वो कुछ छिपाते नहीं थे। इसी तरह हमारी बिल्डिंग जो है, जो नई बिल्डिंग है, वो 40,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है। कंक्रीट, रॉ कंक्रीट और ग्रेनाइट स्टोन, जो दो बहुत ही मजबूत पत्थर और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि बाला साहब की पर्सनालिटी से प्रेरित होकर हमने ये डिज़ाइन किया है। और एक चीज़ जो बाला साहब के बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, कि वो मेयर्स बंगलों में बहुत आया करते थे। उनका बहुत लगाव था और पेड़ों से और पौधों से बहुत लगाव था। और हमें उद्धव जी ने ये कहा था ये डिज़ाइन के समय कि अगर यहाँ पे 211 पेड़ है तो मैं नहीं चाहता कि आपका डिज़ाइन की वजह से कोई पेड़ कटे। और आज ये हमने चुनौती उसको मानते हुए 233 पेड़ आज मौजूद है इस साइट पे। और जो कि महापौर बंगला एक बहुत ही प्रोटेक्टेड VIP गार्डन होता था जहाँ आम लोग नहीं आते थे, अब ये 2.5 एकड़ की प्रॉपर्टी सब आम जनता के लिए ओपन है। ये सी फ्रंट जो कि केवल महापौर की एंजॉयमेंट के लिए था, अब ये सब जनता के लिए खुला है। और यही हमारी चेष्टा है कि हम ये एक ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाएं जो कि आम आदमी जिसमें आते हुए हिचकिचाहट नहीं फील करे, इंस्पायर होके और अपनी अस्मिता
और बाला साहब से प्रेरणा लेके आगे बढ़े। बाला साहब की म्यूज़ियम में ऐसे कौन सी खास बातें देखने को मिलेगी जो आम जनता जो है वो अब तक सिर्फ सुनती आ रही है, लेकिन इस म्यूज़ियम में क्या खास देखने को मिलेगा? इस म्यूज़ियम में बाला साहब की निजी जीवन और उनके पॉलिटिकल जीवन दोनों का संकलन होगा, और इसीलिए जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं उनमें लोगों को बाला साहब और के अलग अलग जो पर्सनालिटी के फैसेट्स थे वो नज़र आएंगे। जैसे कि सबसे पहले वो एक आर्टिस्ट थे, वो कार्टून्स बनाते थे, तो हम जो स्टोरी नैरेटिव की शुरुआत कर रहे हैं उनके बाला साहब की जो पर्सनालिटी एज एन आर्टिस्ट उससे करके, फिर अलग अलग जैसे गैलरीज़ में लोग जाएंगे, उनका पॉलिटिकल जीवन, उनके सोच विचार, उन्होंने क्या महाराष्ट्र के लिए किया, और वो सब आएगा। और फाइनली जब गार्डन से घूम के जब विज़िटर्स ये पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग में जाएंगे तो वहाँ पर उनका निजी जीवन, उनके मित्र, उनके परिवार, उनके जो पर्सनल आर्टिफैक्ट्स हैं वो रखे जाएंगे। इसमें कितने फेज है, मतलब जैसे कि आपने कहा कि उनके, क्योंकि वो कार्टूनिस्ट थी, एक राष्ट्रीय नेता है, तख्ता पलट देते थे, राजनीतिक इंसान थे, खुद उनके अपने पढ़ने की भी उनको बहुत अच्छा लगता था। उनका अगर परिवार की बात करें तो प्रबोधन काळ ठाकरे से लेकर बाला साहेब ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, क्या पूरे परिवार की भी छवि दिखाई देगी या सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे इन पर सीमित रहेगा? देखिए, बाला साहब ठाकरे इतने एक पर्सनालिटी थे, उनमें से हम अलग अलग छील के नहीं रख सकते। जो उनका पूरा पर्सनालिटी था जिसमें उनके पॉलिटिकल व्यूज़, उनके पर्सनल व्यूज़, उनकी फैमिली, उनकी लेगेसी, वो सब आती है। और इसी तरह ये चेष्टा होगी कि एक पूरा उनके जो अलग अलग फैसेट्स, जो उनकी पूरी प्रबुद्ध पर्सनालिटी थी वो निखर के दिखे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई का बहुत बोलबाल है आजकल, तो क्या एआई टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल हुआ है, और क्या ऐसा खास जो आधुनिक तकनीक से जुड़ा होगा इस तरह से देखने को मिलेगा? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत का सबसे आधुनिक म्यूज़ियम हो, और इसलिए टेक्नोलॉजी, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में है वो हम यहाँ ले पाएँ। और मुंबई में उदाहरण में क्या बताएं? उदाहरण में मतलब इमर्सिव, ऑडियो, विजुअल, नैरेटिव, अलग अलग प्रकार के आईटी रिलेटेड एप्स, ताकि कोई भी आए और वो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, अलग अलग एजेस के लिए हम उनको यहाँ पे उनकी स्टोरी के साथ जोड़ सकें। क्योंकि आप आर्किटेक्ट पूरे कामकाज में रह चुकी है, तो कितने लोग अंदर, क्योंकि हमने देखा कि ज़मीन के अंदर है, तो कितने लोग अंदर जा सकते हैं, किस तरह से, मतलब बाहर सुरक्षा व्यवस्था कैसे रहेगी, और ख़ास बात यह है कि लोग जब यहाँ से जाएंगे तो क्या याद लेकर जाएंगे, ऐसा आप एक कलाकार के तौर पर आप सोचते हो? तो पूरी सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास, एक पूरा इसमें सब प्रकार की टेक्नोलॉजी है फॉर स्क्रीनिंग, ताकि सिक्योरिटी के कंसर्न्स देखते हुए। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है टू मेक श्योर इवन कि जो क्राउड मैनेजमेंट हो वो किया जाए। अगर हमें एक समय पे 10 बस लोड भी आ सके टूरिस्ट, वी हैव अंडरग्राउंड पार्किंग, लोअर सेकेंड बेसमेंट में हमारे पास पार्किंग का प्रबंध है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 2 हॉल्स हैं जहाँ पे बाला साहब पे मूवीज़ चलेंगी, जो कि 150 की कैपेसिटी के हॉल्स हैं। बाकी लोग गार्डन में घूम सकते हैं अलग, ये दोनों साइट में। तो मिल के 60,000 स्क्वायर फुट का बिल्टअप एरिया है जहाँ पे लोग गैलरीज़ का आनंद उठा सकते हैं, समुद्र तट का आनंद उठा सकते हैं, और इस बहुत ही भव्य हेरिटेज लेकिन आर्किटेक्ट को लेकर लोग आभा लांबा को कैसे याद रखें? आप क्या चाहते हो, आपका क्या अलग इसमें खास देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा ये एम है कि यहाँ पे आके लोग बाला साहब को याद करें। मुझे याद करने का काम करते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। पहले तो एक महिला होके मुझे एक बहुत ही एक गर्व महसूस हुआ कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोगों ने अप्लाई किया था, हमारी टीम को ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन कंपटीशन में उसका चुनाव हुआ। और दूसरा कि ये डिज़ाइन कंपटीशन में जब हमारे डिज़ाइन को चुना गया, हमने कोई ऐसी बहुत बड़ी इमारत नहीं बनाई, हमने बस बहुत सोचा उनके व्यक्तित्व के बारे में, और वो हमने अपने डिज़ाइन में ढाला। और हम ये चाहेंगे कि जो लोग यहाँ आएँ वो इस बिल्डिंग के से गुजरते हुए बाला साहब के व्यक्तित्व को याद करें। ये हमारी चेष्टा है। जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि बाला साहब ठाकरे बहुत बड़े व्यक्तित्व रह चुके हैं, राष्ट्रीय पुरुष रह चुके हैं, तो ऐसे में आपने उनका ये पूरा जब संग्रहालय आप बना रहे थे, म्यूज़ियम, तो आपने उनसे क्या सीख ली? आपको उनका जीवनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनको महसूस किया होगा, तो आपको ऐसे उनकी कौन से विचार आपको लगे कि भाई मतलब बहुत ही बड़े इंसान का हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं?
कुछ विचार तो जैसे कि पढ़ा था कि प्रबोधनकार जी ने भी बहुत ही लिबरल और विमेन इक्वालिटी के लिए काम किया। उन्होंने प्लेग के दौरान भी हेल्प की, और उनकी पूरी जो जीवनी थी उसमें उन्होंने, मुझे लगता है कि एक आम आदमी को अपनी अस्मिता पे नाज और अपनी अस्मिता पे एक कॉन्फिडेंस दिया, चाहे वो आदमी हो या औरत। और इस वजह से उस वजह से मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत ही प्रभावशाली लगी। और क्योंकि मेरे माँ के परिवार कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जब स्पेशली कश्मीर में मेरे मौसी और मेरे परिवार को छोड़ना पड़ा कश्मीर, तो केवल एक बाला साहब थे जिन्होंने बिल्कुल सामने आके कहा था कि हर कश्मीरी बच्चे को मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र उसको एजुकेशन देगा, और उसके लिए शत शत कोटि प्रणाम। और ये हम सब की ओर से एक उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। और आज बाला साहेब ठाकरे के स्मारक के तौर पर आपको भी मौका मिला, जैसे उन्होंने कहा था कि एक कश्मीरी को मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थी आभा लांबा, जिन्होंने अपनी यादें बताई, उनका काम जिस तरह से चला वो बताया। और ख़ास बात ये है कि बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से खास आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक महिला आर्किटेक्ट ने ये इंटरनेशनल बाला साहेब ठाकरे इनका स्मारक जो है और संग्रहालय जो है बनने जा रहा है, जिसको देखने के लिए मतलब सिर्फ पहले फेज़ का कामकाज पूरा हो चुका है, लेकिन जो दूसरे फेज़ का कामकाज पूरा होगा और जब कामकाज पूरा होगा तो यकीनन यहाँ पर पूरे देश भर से नहीं बल्कि विदेश से भी कई लोग बाला साहेब ठाकरे और उनके जीवनी को महसूस करने के लिए ज़रूर आएंगे। जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई।